हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर कहानी यूनिट चल रही है। कहानी यूनिट में जो है क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? देखिए, अब जो है जून 2023 सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। जून 2023 सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया था? यह प्रश्न जो है पात्र से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? पात्र से पूछा गया है। ठीक। अब बचन सिंह किस कहानी का पात्र है? तो बचन सिंह जो है राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है। अब राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र से प्रश्न पूछा गया है, तो राजा निर्बंसिया कहानी के अन्य पात्र को भी देख लेना चाहिए। अन्य पात्र को देखते हैं। देखिए, राजा निर्बंसिया कहानी के मुख्य पात्र को देखिए। राजा निर्बंसिया कहानी का मुख्य पात्र है राजा निर्बंसिया, रानी भटियारिन। ये भटियारिन जो है रानी ही एक बार जो है इस कहानी में भटियारिन का वेश धारण करके राजा से मिलने के लिए जाती है। तो रानी ही भटियारिन है। ठीक। उसके बाद देखिए, जगपति है, चंदा है, दयाराम है, बचन सिंह है। इसी बचन सिंह का इस प्रश्न में पूछा गया है। इसी बचन सिंह का इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक। उसके बाद चाची हैं एक, उसके बाद मुंशी जी हैं, बन्ने हैं, सकुरे हैं। ये बन्ने और सकुरे जो देख रहे हैं, ये बन्ने और सकुरे, ये बन्ने और सकुरे जो लकड़हारे रहते हैं इस कहानी में, इस बात को याद रखिएगा। मधुसूदन है, जमुना सोनार है। उसके बाद देखिए, बंसी किराने वाला है, बंसी किराने वाला है। उसके बाद देखिए, दर्जी सुदर्शन है। उसके बाद पंजाबी हंसराज है। ठीक। इस कहानी के मुख्य और गौण पात्र को देख लिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए, नननपुर हाट। क्या है अगला प्रश्न? नननपुर हाट। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? तो सबसे पहले देखिए, यह प्रश्न कहाँ से आया है। तो यह प्रश्न जो है कहानी के तथ्य से आया है, कहानी के अंदर से पूछा गया है। तो यह प्रश्न कहाँ से आया है? तो कहानी के तथ्य से आया है। इसके लिए नोट कर लीजिए तथ्य। क्या नोट कर लीजिए? तथ्य नोट कर लीजिए इसके लिए। ठीक। उसके बाद देखिए, यह जो है किस कहानी में आया है? ये स्थान का नाम दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इस स्थान का जिक्र किस कहानी में आया है? तो इसका जिक्र जो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी में इस स्थान का नाम आया है। अब तीसरी कसम कहानी के स्थान का नाम अगर पूछा गया है इसमें, तो तीसरी कसम कहानी के अन्य स्थान को भी देखना चाहिए। तो आइए अन्य स्थानों को देखते हैं। देखिए, तीसरी कसम कहानी में जिक्र किए गए अन्य स्थान, देखिए कौन कौन से अन्य स्थान का जिक्र तीसरी कसम कहानी में किया गया है। सिंधिया गांव, तेगछिया, छत्तापुर पचीरा, तीरपुर बाजार, देख रहे हैं, कुरवा गांव, चंपानगर, विराटनगर, जोगबनी, हारबिसगंज, नामलगढ़ डेवढ़ी, नननपुर हाट, कानपुर। कानपुर की हीराबाई रहती है इस कहानी में। जो कानपुर का जिक्र आया है, तो ये कानपुर की जो है हीराबाई कानपुर की ही रहती है। इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पिता कहानी से प्रश्न है। देखिए, देखिए, पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? ठीक। उन्हें आधुनिक सुविधा सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीजों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। वे 35 वर्षों तक अखंड, कितने वर्षों तक? 35 वर्षों तक, देख रहे हैं, 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। 35 वर्षों तक केवल जो है रामायण और गीता पढ़ते हैं। इस कहानी के जो पात्र पिता हैं, 35 वर्ष तक केवल रामायण और गीता पढ़ते हैं। यह बात सही है। इस कथन को सही कर लीजिए। ठीक। उसके बाद देखिए, बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। ठीक। अब देखिए इसका उत्तर को इस प्रश्न के उत्तर को देखिए।
इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अब देखिए, ऑप्शन ए ये सही उत्तर है। ए, सी, डी। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, यह बात सही है। उसके वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीजों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, बात सही है। उसके बाद वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता गीता पढ़ते रहे, यह बात भी सही है। ठीक। अब देखिए, बाजार से खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। उन्हें बिस्किट पसंद नहीं थी, वो बिस्किट नहीं खाते थे। पिता जो है इस कहानी में बिस्किट नहीं खाते थे, यह कथन जो है गलत है। उसके बाद देखिए, वे उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, यह बात सही है। उसके बाद देखिए, वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, यह कथन गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इस कहानी में पिता जो रहते हैं, कप्तान भाई, अपनी बहन की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए प्रत्येक महीने 50 रुपये भेजते हैं। अब 2 वर्षों तक जो है पिता इस कहानी में वो पैसे जमा करते हैं, तो यह कथन गलत हो जाता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे पिता पैसे जमा करते थे, जैसे 50 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक कुल 1200 रुपये जमा किए थे। अब देखिए एनटीए क्या कर सकता है, अगली बार इसी को स्टेटमेंट में इसको इससे भी प्रश्न बना सकता है। इसलिए इस चीज को याद कर लीजिएगा। ठीक, इस तथ्य को याद कर लीजिएगा, 2 वर्ष तक 50 रुपये प्रति महीना, 1200 रुपये, ये सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक, अच्छे से याद करिएगा। परीक्षाओं में ऐसे ही अंकों को भूलने की संभावना ज्यादा रहती है। 1200, 1210, 1100 नजदीक नजदीक का ऑप्शन दे दिया जाता है, वैसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर विशेष बल दीजिएगा। ठीक। अब बिस्किट नहीं खाते थे। उसके बाद देखिए, पिता कहानी जो है 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पिता कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और पिता कहानी जो है फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है। फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में पिता कहानी संकलित है। और यह कहानी संग्रह 1968 में प्रकाशित हुई थी। और इस पिता कहानी के लेखक जो हैं ज्ञान रंजन है। और ज्ञान रंजन का 1936 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, इसको देखिए। तो यह प्रश्न जो है कहानी के तथ्य से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? कहानी के तथ्य से पूछा गया है। तथ्य को संकलित करके उसका कथन के रूप में दे दिया गया है और उसे प्रश्न बना लिया गया है। तो इस प्रश्न को सही करने के लिए कहानी के तथ्य हमें पता होना चाहिए। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग किया गया है। अब देखिए, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किन किन बातों पे व्यंग किया गया है, मतलब आलोचना की गई है। ठीक। देखिए, अंग्रेजी की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न करने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। देखिए, इस कहानी में जो है यातायात के साधन पर व्यंग नहीं किया गया है। इस कहानी में जो है ये जो है लेखिका ने यातायात, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये लेखक जो हैं, लेखिका जो हैं बंग महिला हैं। तो लेखिका ने इस कहानी में यातायात के साधन का मतलब अच्छा बताए हैं इस यातायात के साधनों के बारे में। ठीक। उसके बाद लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग किया गया है, यह बात सही है। चिकित्सा व्यवस्था पर भी व्यंग किया गया है, यह बात भी सही है। और अंग्रेज की पक्षपाती नीति पर भी व्यंग किया गया है, यह बात भी। अब इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर क्या है? डी। देखिए, ए बी डी, ए बी और डी, इसका उत्तर हो गया ए बी डी। उसके बाद यातायात के साधनों पर तो वो नहीं किए हैं, व्यंग नहीं किए हैं। यातायात के साधन में चपला और अग्निदेव, कहानी में जो है चपला और अग्निदेव का जिक्र आया है यातायात के साधन में। और चपला जो है मोटर गाड़ी को कहा जाता है। चपला जो है मोटर गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है। और अग्निदेव जो है रेलगाड़ी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक। कहानी में जो है चपला और अग्निदेव शब्द आया है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? चपला का अर्थ है मोटर गाड़ी और अग्निदेव का अर्थ है रेलगाड़ी। ठीक।
तो देखिए, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए, यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न कहाँ से बना है? यह प्रश्न जो है कहानी के विषय से बना है। कहाँ से बना है? कहानी के विषय से बना है। प्रश्न कहाँ से बना है? कहानी के विषय से बना है। इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अकहानी आंदोलन के बारे में है। देखिए, अकहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीछे हम लोगों ने नई कहानी आंदोलन के प्रश्नों को देखा था। यहाँ पर देखिए, नई अकहानी आंदोलन का प्रश्न है। तो कहानी के इतिहास पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखना है? विशेष रूप से नई कहानी और अकहानी पे हम लोगों को बल देना है। ठीक, वहां पे जोर देना है। ठीक। अब देखिए, अकहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध का है। देखिए, अकहानी की जो शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में नई कहानी आंदोलन के विरोध में हुई थी। तो यह बात सही है कि अकहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध का है। नई कहानी का प्रारंभ हम लोगों ने कब बताया था? नई कहानी का प्रारंभ भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी पत्रिका 1956 ईस्वी से माना जाता है। और अकहानी का प्रारंभ जो है 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में ही हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक। उसके बाद यह बात सही है। उसके बाद देखिए, इसमें गंगा प्रसाद विमल और रमेंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे हैं। ठीक। ठीक कथन देखिए, एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है, आदि कहानियां जो है अकहानी के उदाहरण हैं। उसके बाद एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व अकहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि अकहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर हैं। ठीक। तो देखिए, हम लोगों ने जैसा कि पीछे प्रश्नों में देखा था कि मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के, यही तीनों लेखक जो हैं लेखक त्रयी में गिने जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? लेखक त्रयी कहा जाता है। और यही तीनों लेखक जो हैं नई कहानी आंदोलन के माने जाते हैं, न कि अकहानी आंदोलन के माने जाते हैं। तो यह कथन जो है गलत हो जाता है। अब देखिए, इस प्रश्न को देखिए, ए सही है। ए देखिए किस में है? इन दोनों ऑप्शंस में ए ऑप्शन दिया गया है। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए, इन ऑप्शन में ए के बाद देखिए ई ऑप्शन गलत है। इसमें ई ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सही कौन सा हो गया? बी। ठीक। इस तरह से ऐसे प्रश्नों के उत्तर पे पहुंचना चाहिए, हम लोग पहुंचते हैं। ठीक। अगले इसके देखिए, राजेंद्र यादव की नई कहानी के उदाहरण है। राजेंद्र यादव जो हैं नई कहानी के उदाहरण हैं। उसके बाद नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। देखिए, वही मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, यह तीनों जो है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उसके बाद देखिए, ये अलग स्टेटमेंट है, यहाँ से अलग कर लीजिए। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ जो है 1956 से माना जाता है, जबकि अकहानी आंदोलन का प्रारंभ नई कहानी के विरोध में 1960 के दशक में माना जाता है। ठीक। चलिए, अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया? तो इतिहास से पूछा गया है। इसके लिए नोट कर लीजिए, इतिहास। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? इतिहास से पूछा गया है। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अज्ञेय द्वारा रचित कहानी नहीं है? नहीं पे फोकस कीजिएगा। न, कहानी नहीं है, इन दोनों शब्द पर पूछे फोकस कीजिए। अब देखिए, नदी के द्वीप जो है अज्ञेय का एक उपन्यास है, न कि कहानी है। नदी के द्वीप जो है अज्ञेय का एक उपन्यास है। ठीक। बाकी सब जो है अज्ञेय की कहानी है। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देखिए। ठीक। अब इसका उत्तर बी हो गया, नदी के द्वीप। ठीक।
1951 ईस्वी में उपन्यास प्रकाशित हुई थी। अगेय की अगेय का एक उपन्यास हम लोग के टेक्स्ट सिलेबस में लगा हुआ है, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी दो खंड में प्रकाशित हुआ है। पहला खंड 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा खंड 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक। उसके बाद देखिए अगेय के जो है कहानी संग्रह को देखिए। विपथगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जय दोल जयदोल 1957 ईस्वी, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी। ठीक। ठीक, अब यह प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो यह प्रश्न जो है लेखक के अन्य रचना से पूछा गया है। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो लेखक के, हम लोग के सिलेबस में इनकी कहानी लगी हुई, तो लेखक के अन्य रचना से पूछा गया है। ठीक। तो हम लोग के सिलेबस में जो लेखक लगे हुए हैं उनकी अन्य रचना जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक। ये नोट कर लीजिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं।